अस्सलाम वालेकुम। जनाब मिर्जा रियाजुल हसन साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर अगा साहब, जनाब मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब, जनाब सैयद नजफ अली शौकत साहब, प्रेसिडेंट मरकाजी अंजुमन मातमी रोहान, जनाब अलीउद्दीन अरीफ साहब, मुसफ़र अलावाए बीबी, जनाब सोहेल कादरी साहब, कॉरपोरेटर, हमारे डिपार्टमेंट के हमारे कलीग एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान साहब, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी साहब, जॉइंट सीपी CCS DD अविनाश मोहंती साहब जो अभी साउथ जोन देख रहे हैं, DCP टास्क फोर्स राधा कृष्ण साहब, एडिशनल DCP टास्क फोर्स चैतन्य साहब, सभी अफसरान, एडिशनल DCP गोविंद रेड्डी साहब और हमारे साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के तमाम अफसरान, हमारे मेहमान, हमारे बुजुर्ग, मीडिया, प्रेस, सभी को सबसे पहले सिटी पुलिस के तरफ से मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, मुहर्रम की बंदोबस्त की बात होती है। सबसे पहले तो उस गुफ्तगू में आप लोग आज शरीक हुए, अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ आए। इसके लिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुहर्रम के मौके पे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर हम लोग मुहर्रम के गम में, मातम में आपके साथ शरीक होते हैं। इस एहसास को जताने के लिए और इस एहसास को कितने अच्छे तरीके से जताया जा सके, उसकी बंदोबस्त, उसके इंतजाम कैसे हो, ये सब चीज के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। दोस्तों, एक कोतवाल की हैसियत से, कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ सामने आता है। केवल करबला की धूल की चर्चा नहीं होती है, करबला की लाल मिट्टी की चर्चा केवल नहीं होती है, ऐसे मौके पे बहुत कुछ जहन के सामने आता है, देश के बारे में, शहर के बारे में, दुनिया के बारे में। आज खास करके हमारे सिटी में जो लगभग 1400 ऑफिसर्स हैं, 1400 ऑफिसर्स, उन सब की तरफ से मैं यकीनन आप लोगों को पहले यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सब, हर एक ऑफिसर आपके साथ हैं। आपके सिक्योरिटी, आपके परिवार, आपके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब की जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हुए आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। हैदराबाद शहर से आप और हम कितनी मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत को किस अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, इस बात को कितने सीरियसनेस के साथ बताया जा सके, इसके लिए भी आज हम आपके सामने खड़े हैं। जब हैदराबाद की बात होती है तो हमारा स्टेट तेलंगाना और सबसे ऊपर हमारा देश हिंदुस्तान, उससे आप और हम कितनी मोहब्बत करते हैं
वह भी बताने के लिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, मुहर्रम के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। हमारे बुजुर्ग यहाँ हाजिर हैं, इनके सामने मैं बहुत छोटा हूँ। मैं क्या चर्चा कर सकता हूँ मुहर्रम के बारे में, लेकिन मौका ऐसा है तो इसलिए थोड़ी गुफ्तगू तो होनी ही चाहिए। अगर उसमें कुछ गुस्ताखी हो तो माफ करिएगा। इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम पहला महीना है, साल की शुरुआत होती है। बहुत पाक महीना माना जाता है इसे। अल्लाह का महीना कहते हैं इसको। और ऐसे महीने में जब इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो इसमें शुरुआत जो हिजरी कैलेंडर की हुई, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए और एक नया एज, एक नया युग की शुरुआत हुआ उस समय से। इसी महीने में हुआ था वो। और भी अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो और भी कुछ घटनाएं घटी, जैसे जिनके बारे में बहुत जिक्र है पहले किताबों में, लेकिन जब मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है 10 मुहर्रम का, 10th डे ऑफ अशूर जिसे कहते हैं। इसको कहा जाता है कि यह बहुत ऐसा मौका है जब आप कोशिश करके अपने पुराने गलतियों को उसको अपने अकाउंट से अलग करने का मौका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत देखिए कि कितना मौका देता है साल में कि आप अपना गुनाहों का अकाउंट क्लियर कर दो। इससे ज्यादा और रहम का एग्जाम्पल क्या मिल सकता है। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं कि फिर भी गुनाह करते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े दिल वाला है कि वो हमेशा उसको मौका देता है हम लोगों की उसको अकाउंट को खत्म कर दो। इसकी अहमियत शायद पहले से आज बहुत ज्यादा है। जब इस्लाम की बात होती है, इस्लाम केवल मजहब या एक रिलीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा कल्चर, बहुत बड़ा कल्चर। और इस कल्चर का जब हिस्ट्री आप देखिएगा तो चाहे एशिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, हर मजहब, हर रिलीजन, हर कल्चर का अगर हजारों साल से इतिहास देखें तो बहुत उसमें समय के साथ बहुत कुछ नई चीज जुड़ती जाती है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, हिंदुइज्म जिसे कहते हैं। आज हम लोग जब 21st सेंचुरी में हैं और खास करके एक ऐसे देश में हम लोगों को ऊपर वाला ने पैदा किया है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत फख्र के साथ हम लोग को ये कहना पड़ता है, इसका एहसास होता है कि आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की जो एक ताकत है दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत यही है कि कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। और अगर सच पूछिए तो हर मजहब में सबसे पहली चीज यही है, और इस्लाम में तो और भी ज्यादा। ऐसे बहुत रिलीजन है जिसमें बहुत कुछ बीच में इम्प्यूरिटीज आ गई है, लेकिन जहां तक इक्वालिटी का सवाल है
तो मुझे लगता है कि इस्लाम में जितनी बड़ी सीख इस इक्वालिटी की है शायद किसी रिलीजन में नहीं। तो इस इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए एक जमाना था जब पहले गुलाम हुआ करते थे, गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, जानवरों के ऐसा उनको बाजार में खड़ा किया जाता था। उस समय से लेके आज जब एक गरीब से गरीब इंसान भी जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसका वोट और धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी का वोट दोनों बराबर है। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी की कद्र, इसकी इज्जत, इसकी अहमियत हम लोग कभी नहीं भूलें। आज हम और आप यहाँ एक छत के नीचे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके पीछे डेमोक्रेसी की ताकत है। यही है जो हर चीज को जोड़ता है, हर चीज को मिलाता है। आज जब हैदराबाद का जिक्र होता है कि पिछले 400 सालों से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सभी मजहब के लोग हैदराबाद में आके रहे हैं और उनको हैदराबाद उनका अपना लगता है। यहां उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू की, रोजगार शुरू किए, तरह तरह के काम शुरू किए। ये सब के पीछे यही है कि उनको ये अपना लगा और उनको लगा कि हम सबके बराबर हैं। तो इस आजादी के लिए हमें डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे मौके पर जब आज हम लोग करबला और मुहर्रम की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मुझे शुरुआत करने के पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत गमगीन होकर एक बार चर्चा की थी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी के पास 72 फॉलोअर्स जो करबला में थे, उस तरह के फॉलोअर अगर उनके पास होते तो शायद हिंदुस्तान की आजादी 100 साल पहले आ जाती। ये गांधी जी, ये जब गांधी जी का ये कहना था, तो ये केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है। इसके पीछे अगर इसकी बारीकियत को जाइए तो सबसे बड़ी चीज है, गांधी जी एक तरह से करबला के माध्यम से मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में भी बता रहे हैं। लीडरशिप क्या होता है, करबला में जो हुआ उससे बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या कारण है कि आज से 1380 साल 1480 साल 1380 साल पहले जो घटना घटी उसको आज भी हम याद कर रहे हैं, उसको रहती दुनिया तक याद करेंगे। मैं एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब का वेलकम करता हूं। आइए तशरीफ रखिए। जो घटना इतनी पुरानी है, आज उसको हम लोग याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और हमारे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, उनका जिक्र करते हैं। ये लीडरशिप की बात है, ये डेडिकेशन डिवोशन की बात है, ये कितना अपने लीडर के ऊपर आपको भरोसा है उसकी बात होती है। जहां तक करबला की घटनाओं का सवाल है, तो वहां करबला का जो चिराग से रोशनी आज कायनात को मिल रही है, वो रहते दुनिया तक हम लोगों को बहुत कुछ आगे सीख मिलता रहेगा।
दोस्तों, किसी भी मजहब में, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सनातन हिंदू धर्म हो, जब हम लोग अपने होली बुक के पन्नों को उलटते हैं, हर एक घटनाओं को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक टाइमलेसनेस का कॉन्सेप्ट है, वो कभी पुरानी नहीं होती। आज हम लोग एक तरफ कंप्यूटर के एज में हैं, एक तरफ चांद पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रोशनी हम लोगों को ऐसे मौके पर जो इंसिडेंट हुई, जैसे करबला वहां से मिलती है, उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासाए रसूल थे, उनको इतना अफजल क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या यूनिकनेस थी उनमें, ऐसी क्या खूबी थी कि आज भी हम लोग उनको याद करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं? एक छोटी सी घटना को मैं बताना चाहूंगा। बुजुर्ग लोग मुझे करेक्ट करेंगे अगर उनसे कुछ गलती हुई। जब वो मदीना से करबला के लिए चले, याजीद ने उन्हें खत लिखकर बुलाया था और उनको एहसास था कि शायद वहां बातचीत हो, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग था। उनको लगा कि ये बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है, किसी दूसरे मकसद के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने पूरे 72 फॉलोअर्स को कहा कि याजीद मुझे मारना चाहता है, आप लोग अपने घर वापस चले जाओ। कुछ देर वेट करने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो 72 मेंबर्स में से एक भी वापस नहीं है, तो उनको लगा कि शायद जिसे कहते हैं बुजुर्गों की हया या शर्म, इसके कारण ये लोग वापस नहीं जा रहे। तो उन्होंने अब्बास को कहा कि अब्बास चिराग बुझा दो, अंधेरे में शायद कुछ लोग वापस चले जाए। अब्बास ने चिराग बुझा दिया। कुछ समय के बाद जब दोबारा चिराग जलाया गया, गिनती बराबर थी, 72 के 72 वही थे। वफादारी, लॉयल्टी, भरोसा, इससे बड़ा और नमूना क्या पेश हो सकता है इतिहास में? जब उन लोग को मालूम है कि पूरे 72 अब मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी वापस नहीं गए। उसूल के लिए इंसान आते हैं जाते हैं, लेकिन उसूल ऊपर रहता है। याजीद ने कहा कि हमसे आकर बैत कर लो, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसूल के लिए कहां तक इंसान जा सकता है, रहती दुनिया तक को एक नमूना पेश करना था। और इसीलिए पूरे लोगों ने एक एक करके मरना कबूल किया, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपने वजूद, अपने उसूल पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने दिया। छोटे से छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा अली असगर, उसको तीर से याजीद के सिपाहियों ने मारा। दरिया पर पहरे लगा दिए गए जिसमें पानी नहीं आ रहा। उसके बाद भी लोग वहां से हिले नहीं। खुद इमाम हुसैन जब सजदे में थे, उस समय तलवार से उनका सर काटा गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी
जिसे कहते हैं ट्रूथ, सत्य, जो सही है, उसके सामने थोड़ी सी भी डगमगाहट कहीं नहीं हुई। तो दोस्तों, करबला का मकसद यही है। करबला का मकसद है कि इसको लोग कहते हैं, अगर आप कोई किताब में आजकल के मॉडर्न किताब में देखिए, अंग्रेजी की किताब में, तो लिखा रहेगा कि करबला मोसूल या कोई इराक का जगह है, उसके बगल में। कितना छोटा बना दिया जाता है उसको। करबला हमारे नजरिए में इराक से बहुत बड़ा चीज है। करबला हमारे नजरिए में सच पूछिए तो ये सिया सुन्नी से भी ऊपर का चीज है। करबला हमारे नजरिए में अगर सच पूछिए तो इस्लाम से भी ऊपर का चीज है। करबला पूरी दुनिया को यह सीख देता है कि अगर आप सही सच्चे रास्ते पर हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कदम वापस नहीं आना चाहिए। ये इंसानियत के लिए इससे बड़ी चीज सीख और क्या हो सकती है। दोस्तों, लोग पूछते हैं, आजकल बहुत जगह छोटी छोटी सवाल जवाब दिए जाते हैं। हर चीज का रेडीमेड आंसर है। जैसे पहले लोग लंबे लंबे लेटर लिखते थे, अब हर चीज हो गया है 2 लाइन का SMS, 1 लाइन का SMS। उससे हर चीज सामने सही नहीं आती। अगर कोई पूछेगा कि करबला में किसकी जीत हुई, क्या जवाब देंगे? इमाम हुसैन की जीत हुई या याजिद की जीत हुई? हर साल पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता है कि अगर वहां किसी चीज की जीत हुई तो वह इंसानियत की जीत हुई। करबला में इंसान के उन उसूलों की जीत हुई जिस पर खड़ा होकर आज दुनिया आगे बढ़ रहा है, और इसी पर आगे कयामत तक चलता रहेगा, उसकी जीत हुई। करबला में हमें यह सिखलाता है कि अपने ऊपर कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन उससे ऊपर हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, उसकी जीत हुई करबला में। करबला में हमें यही सीख मिलती है कि कल के अमन चैन के लिए हम आज का अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इसकी जीत हुई। इसका आज के एज में कितना ज्यादा रेलेवेंस है मेरे दोस्तों। आज जब हम हैदराबाद का जिक्र करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, आपके ऊपर और हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी रहती है कि हम भी आगे का हमेशा सोचें। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जो आने वाले नस्ल रहेगी, वो हम लोगों को शिकायत के नजर से कभी नहीं देखेंगे कि हमसे कुछ गलती हुई जिसका सजा उन लोग को मिल रहा है। अभी परसों मैंने कुछ लोगों को देखा, बड़ी आसानी से व्हाट्सएप पर वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ जाने हुए। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर कुछ बोस्निया में हुआ, चेचनिया में हुआ, इराक में हुआ, उससे हैदराबाद को क्या मतलब है? उसको लोग बिना बताए हुए हैदराबाद में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे लोगों में एक्साइटमेंट हो, रिएक्शन हो। ये कितनी गलत बात है। आज आपके ऊपर और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये हम लोगों को मिलकर इस तरह की जो साजिश है, जो लोगों के अंदर में ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि हैदराबाद इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। आज की तारीख में जब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक,
जो बोइंग एयरक्राफ्ट की इंजन बनाती है, उस कंपनी का फैक्ट्री आज शमशाबाद में लगा है। तो क्यों लगा है? ये इसीलिए लगा है कि वहां के लोगों को, वहां की बड़ी बिजनेसमैन को ये यकीन है कि यहां जितना भी डॉलर लग रहा है इन्वेस्टमेंट, ये सेफ रहेगा हैदराबाद में। दुनिया में शहरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हैदराबाद में आके लगा रहे हैं। आज एप्पल, आज फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां जमीन खरीद रही हैं। वो इसी भरोसे पर खरीद रही हैं कि यहां अमन चैन रहेगा, यहां हमारे कंपनी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ये सब चीज से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हैदराबाद बहुत आगे निकल जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसलिए इसमें कुछ करो, कुछ इसको डिस्टर्ब करो, इसके लिए मैसेज भेजो, वीडियो लगा दो, किसी को बदनाम करने के लिए कुछ डाल दो। ये बहुत बहुत हम लोगों के लिए इम्तिहान का समय है मेरे दोस्तों। हम लोग छोटे इंसान हैं, हम लोग के लिए यही हमारे लिए यही करवाला है कि हम अपने लेवल पर कैसे हर चीज से लड़ें। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जब हम और आप यहां अपना इतना बेशकीमती समय आप हम लोग को दे रहे हैं, तो आने वाले जो नस्ल है, जो आने वाले बच्चे लोग हैं, उनको भी बताइए कि हर ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో అందర్ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ తర్వాత మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అన్ని వర్టికల్ హెడ్స్, లా అండ్ ఆర్డర్, క్రైమ్, ట్రాఫిక్, స్పెషల్ బ్రాంచ్ టాస్క్ ఫోర్స్, తర్వాత ఈస్ట్ జోన్, వెస్ట్ జోన్, సౌత్ జోన్ అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఈ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు మొహర్రం బందోబస్తు గురించి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి. తర్వాత మన డిపార్ట్మెంట్తో పాటు అందరు డిపార్ట్మెంట్స్, జిహెచ్ఎంసీ, మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ అందరు కూడా వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఈ ఇయర్ కూడా గణేష్ ఫెస్టివల్ కూడా సేమ్ టైంలో ఉంది. నేను పబ్లిక్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, వేరే కమ్యూనిటీస్కి రిలీజియస్ ఫీలింగ్కి రెస్పెక్ట్ చేయండి. అండ్ హైదరాబాద్కి ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో గంగా జమున తహజీబ్కి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఈ దేశం సమక్షంలో అందరూ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది సేమ్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఈ ఒకేజన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాము, ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నాము. కొంతమంది 5-10% పీపుల్ ఓన్లీ ఒక పాత వీడియో, ఇరాక్ వీడియో లేకపోతే చెచ్నియా వీడియో, బోస్నియా వీడియో డౌన్లోడ్ చేసి పబ్లిక్కి మిస్గైడ్ చేస్తున్నారు. కానూన్ ప్రకారం ఇది ఆఫెన్స్ ఉంది అండ్ వీ విల్ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ దోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. తర్వాత నా డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అందరికీ ఒక అష్యూరెన్స్, ఒక హామీ ఇస్తున్నాము. 24 అవర్స్ మీకోసం నా 120 పెట్రోల్ వెహికల్కి మూవ్మెంట్ కంటిన్యూస్గా ఉంది సిటీలో. డయల్ 100 మీ సర్వీస్ కోసం ఉంది. ఎనీ డౌట్ వస్తే, ఎనీ ప్రాబ్లం వస్తే మీరు డయల్ 100కి ఫోన్ చేయండి. విదిన్ 8 to 10 minutes మీ డోర్ పక్కనే నా బండి వస్తుంది. తర్వాత ఈ ఒకేజన్లో నేను అందరు కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్కి, ఎమ్మెల్యే గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं. आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें. एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 7799603838 है. तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.